बच्चों, मेरा नाम है विवेक शर्मा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ईडी अकेडमी में लर्निंग विद एक्सीलेंस। तो लास्ट क्लास में हम कर रहे थे बेसिक एनसीईआरटी वाला सैंपल पेपर और उसके हमने पहला पार्ट सेक्शन ए जो होता है वो सॉल्व कर लिया था। आज मैं उसका पार्ट बी लेकर आया हूं जहां पर हमें हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का मिलता है और हमें उनको सॉल्व करना होता है। ऐसे लगभग हमारे पास 5 क्वेश्चन होते हैं। कईयों में इंटरनल चॉइस हो सकती है, कईयों में इंटरनल चॉइस नहीं होगी। तो हमें ऐसे क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, कितनी देर देनी है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे आप पेपर में देखोगे तो सबसे पहली बात ध्यान रखो कि आपको 15 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं पेपर पढ़ने के, है ना। आपको मैथ्स के ये जो 15 मिनट्स है वो यहां से चालू करने, इस क्वेश्चन नंबर 21 से। अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर हम पहले से 20 तक के क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। वो तो 20 नंबर के क्वेश्चन है, उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा, यस और नो। तो ध्यान रखो कि वो क्वेश्चन हमें बाद में करने हैं, या जब पेपर हमें हाथों हाथ मिले तब भी हम पढ़ेंगे तो हो जाएंगे वो सवाल। पर यहां से हमें क्या करना है ये सोचना पड़ता है। तो वो 15 मिनट्स आपको यहां देने हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करना है, क्वेश्चन रीड आउट करना, ताकि आपको पता लगे कि आपको कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। दूसरी चीज, जब भी आप क्वेश्चन पेपर करें पेंसिल अपने साथ रखें। उस पढ़ते मिनट के 15 मिनट में, आप पढ़ने के 15 मिनट में इन क्वेश्चन पे लिख दें कि ये कौन से चैप्टर का है। 3 क्वेश्चन चैप्टर का है तो 3 लिख दें, 4 का है तो 4। आपको 1 सेकंड में जब आप वापस उस चैप्टर को क्वेश्चन वाइज पढ़ने जा रहे होंगे तो आपके दिमाग में एक छोटा सा एरिया होगा कि यार इस चैप्टर में इसके रिलेटेड फॉर्मूला याद करके मुझे लिखना है। इसलिए याद रखना कि वो 15 मिनट बहुत क्रूशियल है। तो बहुत तरीके से सवाल करते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। उसने बोला व्हाट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के और वैल्यूज ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्या बोला गया है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मतलब कंडीशंस ऑफ सॉल्वेबिलिटी की बात कर रहा है। अब उसमें भी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का मतलब हो जाता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, क्योंकि यही किसकी कोइंसिडेंट की कंडीशन है, लाइंस की। तो याद आ गया। अब इसको ऐसे लिखना नहीं है, इसको ऐसे लिखना नहीं है। ध्यान से देखो, अब मैं आपको क्वेश्चंस करने का तरीका भी बताऊंगा। अगले 40 मिनट में हम ये सारे क्वेश्चन निपटा देंगे और 40 मिनट भी ज्यादा बोल रहा हूं, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे करना आपको। आप इसमें सबसे पहले लिखोगे क्या, a1 आपको k लिखना है, b1 आपको 3 लिखना है, c1 आपको माइनस k माइनस 3 लिखना है। साथ ही साथ आप इसके साथ ही लिखेंगे b1 b2 सॉरी a2 b2 c2 क्या होंगे, 12k और माइनस k, 12k और माइनस k। अब आपने इतना लिख लिया। इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अब इसके बाद आपको कंडीशन लिखनी है जो अभी हमने लिखी थी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इसके बाद आप वैल्यू प्लेस कर दीजिए, ठीक है। तो अब वैल्यू मैं यही रख रहा हूं ताकि आपको सॉल्व करना आसान हो जाए। a1 की वैल्यू आप k रखेंगे और a2 की वैल्यू आप 12 रखेंगे, इक्वल्स टू में b1 की वैल्यू आप 3 रखेंगे और b2 की वैल्यू आप k रखेंगे, c1 की वैल्यू आप माइनस ऑफ k माइनस 3 रखेंगे और c2 की वैल्यू आप माइनस k रखेंगे। माइनस से माइनस सिंपल आउट कैंसिल हो जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से आपको देखो आंसर तो इसका एक ही बार में निकल जाता है, बट हमें क्या लेना है, कॉमन आंसर लेना है। इस कॉमन आंसर लेने के लिए हमें 2 पेयर सॉल्व करने पड़ते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक बार ये 2 पेयर ले लेंगे, दूसरी बार ये 2 पेयर ले लेंगे। आप कोई चाहे तो पहला और तीसरा भी ले सकता है, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट 2 पेयर को हम यदि उठाएं तो k अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन k विच इज इक्वल्स टू k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, विच मींस k की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 6। आप इतना डायरेक्ट करेंगे, इतना आपको डायरेक्ट ही करना है, कोई बहुत ज्यादा इसमें कैलकुलेशन नहीं दिखानी है कि k से k उधर मल्टीप्लाई, ये टाइम वेस्ट होता है बेटा। मैथ्स में मार्क्स कहां मिल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहां पर ये वाले साइन लगाना मत भूला करें, ये वाले साइन की भी अपनी वैल्यू होती है, ठीक है। इंप्लाइज का साइन क्या होता है, इंग्लिश में इसको कई बार बुक्स में और भी लिखा होता है, हिंदी की किताबों में या लिखा होता है।
यहां से बताता है कि आपने लाइन चेंज कर दी है, ठीक है। तो ये एक लाइन थी, सॉल्व हो गई, अब अगली लाइन ये आ गई है। तो प्लीज ध्यान रखें कि इस तरह से ये साइन जरूर यूज किया करें, ठीक है। इधर से आपकी के की वैल्यू कितनी आ गई है, +-6। अब दो वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करती है, इसको देखने के लिए हम कोई दूसरा और पेयर उठाएंगे। तो हम नेक्स्ट पेयर उठा लेते हैं ये वाला, ठीक है, या फर्स्ट लास्ट, तो जो भी आपको सही लगे। तो फर्स्ट और लास्ट अगेन करके लिख देना, अगेन k/12 इज टू k-3/k, ठीक है। एक बार मैच कर लो, k/12 इज टू k-3/k। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करते k² इज टू 12k-36 which is equals to k² - 12k + 36 equals to 0। ध्यान रखिएगा फास्ट स्पीड आपको बनाए रखनी है। 36 के ऐसे पेयर के 12 आ जाए, 36 के ऐसे पेयर के 12 आ जाए तो ध्यान से देखो एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो मतलब k-6 का होल स्क्वायर हो जाता है। नहीं भी दिमाग में आए तो 36 के ऐसे पेयर ढूंढने हैं जिससे 12 बने, तो सारा फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं, पर जितना तेज आप दिमाग चलाएंगे उतना जल्दी ये काम हो जाएगा। तो दिस विल एज अ k-6 का होल स्क्वायर। यहां से यदि हम सॉल्व करें तो k-6 हो जाएगा और k की वैल्यू +6 आएगी। अब देखो हुआ क्या है, यहां तीनों में इन दोनों का सॉल्व करते हैं तो k की 2 वैल्यू सेटिस्फाई करती है, पर फर्स्ट और लास्ट को सॉल्व करते हैं तो k की 1 वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। तो म्यूचुअली हमें वो देखना है जो दोनों को सेटिस्फाई करिए। तो k की जो वैल्यू यहां होनी चाहिए +6 होनी चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, फॉर गिवन कंडीशन, फॉर गिवन कंडीशन k इक्वल्स टू +6, आपका आंसर खत्म। 2 नंबर कंफर्म मिलेंगे। देखो नंबर काटने की कौन सी गुंजाइश थी, जहां फॉर्मूला नहीं लिखते, जहां आप समझाते नहीं कि आप किसकी कंडीशन लिख रहे हो। यदि आपने ये सब लिख दिया तो आधा नंबर हो गया। ये आपने अच्छे से मार्क्स आपने वो कर दिए तरीके से आइडेंटिफाई कि भैया ये A1 है, ये B1 है, ये A2 है, ये B2 है, तो आधा नंबर इसका हो गया। रिमेन सॉल्यूशन का 1 नंबर, वो आपको पूरा मिलेगा, समझ रहे हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मार्क्स कटते कहां पर और वहां से कैसे रोकने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यहां पर 2 क्वेश्चन है आपके पास। इन द फिगर एल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ट्राइंगल दिस इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P। अब ये पॉइंट P है जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, शो दैट ये दोनों ट्राइंगल्स को आपको सिमिलर करना है। तो ये किस चैप्टर का क्वेश्चन आ गया, 6th का, 6th चैप्टर का क्वेश्चन आ गया। नीचे देख लो, इन द फिगर दिस पैरेलल्स टू दिस एंड दिस पैरेलल टू दिस, प्रूव दैट दिस, प्रूव दैट व्हाट। ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, तो ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं। हम इस वाले को ही कर लेते हैं। वैसे भी हमें कोई सा भी क्वेश्चन करना आना चाहिए, तो हम ये देख लेते हैं कि हम ऊपर वाले को कर लेते हैं। तो अब इस हिसाब से हमें शो करना है कि ABD और CBE। अब ABD कहां है, A, B और D, मतलब ये वाला ट्राइंगल, और CBE, CBE ये वाला ट्राइंगल। इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए, CBE। अब ध्यान से देखो क्या हुआ है, उसने बोला है कि ये एल्टीट्यूड्स हैं, तो दोनों ट्राइंगल में एक तो 90 डिग्री का एंगल हो गया, और दूसरा ये वाला एंगल दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन आ रहा है ना, रेड वाले में भी और ब्लैक वाले में भी। तो इसका मतलब ये हो गया कि डबल ए रूल से हम इसको सिमिलर कर देंगे। अब देखते हैं लिखना कैसे है, ठीक है। चलो, तो इन ट्राइंगल, अब डायरेक्ट करना है, गिवन विवन दे रखा है, तो यदि गिवन लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो सीधा कर दो। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE, नाम उसने सिमिलर होने के बाद क्या लिखना है वो तो उसने ऑलरेडी दे रखा है, तो अपने को उसमें मगजमारी करनी नहीं है, मेहनत करनी नहीं है। अपने को जो देखना है कि इसको सिमिलर कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखो, आपको लिखना है एंगल D, इसका D आएगा, तो एंगल D इक्वल्स टू एंगल E इक्वल्स टू 90 डिग्री, और रीजन दोनों के लिखोगे आप, क्यों, क्योंकि AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC and CE is perpendicular on AB। तो यहां से दोनों जस्टिफाइड हो जाएंगे कि ये 90 क्यों लिखा है आपने। दूसरा, एंगल B इक्वल्स टू एंगल B, रीजन आएगा कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। तो जब कॉमन हो जाएगा तो बाय ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी, ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी,
ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी, ट्राइंगल दिस एबीडी सिमिलर टू ट्राइंगल सीबीई। कुछ भी नहीं करना है इसके अलावा, इसमें आपको 1 नंबर मिलेगा पूरा पूरा। इसके अलावा बताओ आपने ऐसा कौन सा काम करना है जो उसको ज्यादा परेशानी हो। गिवन प्रूफ नहीं लिखना इसमें, ठीक है, वो लिखोगे टाइम वेस्ट होगा। गिवन प्रूफ के क्वेश्चंस आपको 3 नंबर के या 4 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वहां करने होते हैं, यहाँ पर आपको नहीं करना, आपको यहाँ डायरेक्ट करो, कोई नंबर नहीं कटेगा। क्लियर, आपने लिख दिया कि इस ट्राइंगल में ये है, रीजन आपने लिखे है, फुल मार्क्स मिलेगा। तो 1 नंबर यहाँ पर आपका कंफर्म हो गया। अब आपको सर 1 ही नंबर क्यों? क्योंकि बेटा इसमें 2 क्वेश्चन है, तो दोनों क्वेश्चन के लिए हमें 2 पार्ट्स करने पड़ेंगे। तो अब इसी को देखते हैं वापस से यहीं। नेक्स्ट देखते हैं इन ट्राइंगल, वही वापस से इन ट्राइंगल पीडीसी एंड ट्राइंगल बीईसी। वापस से क्या होगा, पीडीसी कहां है, पीडीसी मार्क करो, पीडीसी ये छोटा सा, और बीईसी ये वाला पूरा। इसको वापस से दूसरे कलर से कर देते हैं, बीईसी ये रहा, बीईसी। ध्यान से देखो, वापस से 90 90 आ गया, ये 90 है, यहां पर ये 90 है, और एंगल सी दोनों में कॉमन है, बस हो गया। तो क्या लिखोगे, एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल ई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन वापस से वही आएगा कि एडी इज परपेंडिकुलर ऑन बीसी, और यहां पर भी आएगा सीई इज परपेंडिकुलर ऑन एबी। तो रीजन दोनों में सेम है, और यहां पर क्या आ जाएगा, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू कॉमन एंगल। रीजन क्या आएगा, कॉमन एंगल। जब आपने करा तो बस वापस से क्या लिख दोगे, बाय ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी, ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी, ट्राइंगल पीडीसी सिमिलर टू ट्राइंगल बीईसी। खत्म, इतना सा करना है और मार्क्स पूरे, वापस 1 नंबर मिल जाएगा, खत्म। अब इस क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना था, देखो इन द फिगर डीई ये वाला जो है ना, डीई ये पैरेलल है एसी के, सॉरी डीई ये वाला पैरेलल है इसके, और ये वाला पैरेलल है इसके। तो अब कहीं ना कहीं जो रेशो होगा वो किसी ना किसी ट्राइंगल से इसका इसके साथ या इसका इधर कर देंगे, और कुछ नहीं करना, 2 ट्राइंगल्स ले लेंगे। अब वो क्वेश्चन पूरा इनकम्प्लीट है तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट टाइम में जब हम आएंगे तो इस क्वेश्चन को करवा देंगे। अब ये आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ा जब हमने तो मुझे पता लगा 2 concentric circles are of radius this and this, find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle, which means it's a question of chapter 10 सर्कल है ना, कॉर्ड वाला जो था। तो यहाँ पर चैप्टर 10 की बात हो रही है। तो दिमाग में क्या आता है, इसमें आता है कि हमारे पास एक ही लॉजिक है, किसी भी आउटर पॉइंट से जो टेंजेंट्स खींची जाती हैं वो कैसी होती है, इक्वल होती हैं, ठीक है, ये दिमाग में रखना है हमें। और यदि कोई कॉन्सेप्ट 9th का यूज होगा तो वो हमें हाथों हाथ याद रखना पड़ेगा। तो चलो क्या बोल रहा है, 2 concentric circles are of radius 5 and 3। अब देखो यहां पर आप चाहो तो टाइम वेस्ट करने के लिए पहले एक सर्कल बनाओ, फिर उसके अंदर दूसरा सर्कल बनाओ, ये हो गया, ठीक है, ये 2 सर्कल हो गए। इसके बाद आप इसमें सेंटर बनाओ। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 concentric circles are of radius 5, तो बड़ा वाला 5 का होगा, छोटा वाला 3 का होगा। Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle। तो एक बड़े सर्कल का कॉर्ड बनाइए जो कि आपको स्मॉलर सर्कल को टच करते हुए जाए, ठीक है, ये हो गया। इसको आप थोड़ा सा देख सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे चलेगा। अब हमें इसकी लेंथ बतानी है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम करते हैं, इस सेंटर का नाम O दिया, इस कॉर्ड के इस पॉइंट का नाम A दिया, इस टचिंग पॉइंट को हमने B नाम दिया, और ये हमारा C हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना है बहुत ज्यादा, यहां से आप 3 लिख दो क्योंकि ये 3 की रेडियस है, यहां से 5 लिख दो, और अब यहां से AB की लेंथ इन ट्राइंगल OAB यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? अब थ्योरम जरूर लिखना, स्टेटमेंट नहीं, पर वर्ड फॉर्म में नहीं तो एक्चुअली फॉर्मूला फॉर्म में जरूर लिखिए कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अच्छा, कई बच्चे वो याद रखते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, वो गलत है, यहां नहीं लगेगा। तो ध्यान रखना, राइट स्टेटमेंट ये होता है, ठीक है। चलो, अब हाइपोटेनियस को यदि हम देखें तो यहां पर हाइपोटेनियस होगा ओ ए का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए बी, बेस ए बी स्क्वायर, और परपेंडिकुलर होगा ओ बी। इनमें से आपको जो जो पता है वो लिख दीजिए। हाइपोटेनियस हमें पता है 5 होगी क्योंकि रेडियस है आउटर सर्कल की। ए बी हमें नहीं पता, ये तो निकालना है, और हमें ओ बी पता है 3 है क्योंकि ये इनर सर्कल की रेडियस है। तो ए बी स्क्वायर जो होगा वो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर होगा विच इज इक्वल्स टू 25 माइनस 9 विच इज इक्वल्स टू 16, एंड समहाउ आई नो दैट ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 बता रहा है, जिससे ए बी की वैल्यू 4 हो जाएगी। पहले मैं प्लस माइनस 4 लिखता हूँ और फिर मैं ए बी को 4 कर देता हूँ। कई बच्चे कहेंगे सर ये आपने बिना वजह लिखा। बिल्कुल बिना वजह लिखा है बेटा, पर प्रॉब्लम ये है कि हमें ये बताना होता है कि हमें पता है जब भी स्क्वायर हटेगा तब क्या आता है, प्लस माइनस। कई बच्चे इसमें स्मार्ट होते हैं, माइनस का हटाने का भी रीजन लिख देते हैं, जरूरत नहीं है, पर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो क्योंकि लेंथ है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। एंड एज वी नो, अब क्या जानते हो, वैसे तो तुम नालायक को कुछ भी नहीं जानते हो, पर फिर भी ध्यान रखो, याद करो AC की जो लेंथ होगी ना, AC इज इक्वल्स टू डबल ऑफ AB। अब ये कहां से आया? ये बात आती है 9th की। ये बात कहां से आती है? 9th से। 9th क्या, एक कॉन्सेप्ट कहता था कि किसी भी सर्कल में यदि आपने कॉर्ड खींचा और सेंटर से उस पर परपेंडिकुलर डाला तो वो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, वो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। तो ध्यान से देखो ना, एक तो डाला था परपेंडिकुलर ही है ना, तभी तो पाइथागोरस थ्योरम लिख दी थी, ठीक है, समझ गए। तो ये वाले काम आपको करके बताने पड़ेंगे। ओके, तो यहां पर आपको इसका रीजन लिखना है। क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड बाइसेक्ट इट, बाइसेक्ट द कॉर्ड, परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड। बस इसके बाद आपका काम हो गया, क्योंकि अब क्या करोगे, AC निकालने के लिए आप 2 टाइम्स ऑफ 4 कर दोगे विच इज इक्वल्स टू 8। तो कॉर्ड की लेंथ आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। यूनिट लगाना ना भूलें, आधे नंबर की यूनिट होती है। अब आप कहोगे सेंटीमीटर क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में 5 और 3 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। क्लियर? जहां भी आपको यूनिट लगानी हो सवाल में ध्यान से देखो, और इसके आधा नंबर होते हैं बेटा, 0.5 मार्क्स इस यूनिट के होते हैं। यदि आपने सही नहीं लगाई तो आधा नंबर काटने का टीचर को पूरा हक है। तो ध्यान रखें, मैथ्स के पेपर में यूनिट्स बहुत तरीके से लगाए। सवाल में देखें प्रैक्टिकल क्वेश्चन है या सिंपल, जैसे इसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में सिंपल ट्रायंगल लगा था, लेंथ की कोई बात नहीं बोली गई थी। यदि यहाँ कुछ बोलता तो हम यूनिट नहीं लगाते, पर यहां पर इस सवाल में यूनिट के बारे में बोला गया है तो हमें यूनिट का ध्यान रखना होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज इफ कॉट थीटा। ये याद करती मुझे चैप्टर 8 याद आ गया कि ये ट्रिग्नोमेट्री का है, और ट्रिग्नोमेट्री में एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू निकालनी है। सिंपल वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं कौन से उस पे है, फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेट कर रहा है, ठीक है। इफ कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8, इवैल्यूएट 1 माइनस साइन थीटा इनटू 1 प्लस साइन थीटा इनटू 1 माइनस साइन थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो मैं यहां से बेसिक यूज करूंगा जो मुझे याद है, क्या कि इन अ ट्रायंगल, नाम चाहे तो दे दो चाहे तो मत दो, इन अ ट्रायंगल ABC, कोई फर्क नहीं पड़ता नाम से, राइट एंगल बनाना है। इसमें कॉट थीटा क्या कहता है? कॉट थीटा ध्यान से देखो, कॉट थीटा का बेसिक कहता है कि कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर विच इज इक्वल टू 7/8, विच मींस बेस जो होगा ना आपका वो 7K हो जाएगा एंड परपेंडिकुलर विल बी 8K। अच्छा, K क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि 7 और 8 रेशियो में रहे होंगे, हो सकता है ये 14 रहा और ये 16 रहा हो, तो भी रेशियो यही आएगा, इसलिए ये K बताता है कि वो जो नंबर कट गया था वो इसके मल्टीपल में था। नाउ इन ट्रायंगल
इसका नाम डाल देते हैं अब एबीसी इन ट्राइंगल एबीसी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे यदि हम, तो वो कह रहा है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, which means 7k square plus 8k square, which is equals to 49k square plus 64k square। आप जाएंगे तो आपका यहाँ पर हाइपोटेनियस जो है वो आ जाएगा स्क्वायर में, 49 और 64 को जोड़ेंगे तो 113k आता है, तो 113k स्क्वायर देख लीजिए एक बार, 4 9 13 का 3 कैरी 1 10 और 1 11, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा यहाँ पर भी √113k। अब यहां से सवाल को करने के दो तरीके हैं, हम साइन और कॉस की वैल्यू डालें या इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। अब आप एक बच्चा और कहेगा सर मैं तो और भी स्मार्टनेस दिखाता, इसमें थोड़ी सी वो लगा देता और सवाल हो जाता, बिल्कुल कर सकते हो। तो अब वही सब मैं बता रहा हूं, इस सवाल को आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब चाहे ना बच्चा तो वो कैलकुलेशन छोड़ के इसको दूसरे तरीके से भी अटेम्प्ट कर सकता है, कैसे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप यहाँ लिख दिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। या आइडेंटिटी आप यूज करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, यहां से आप डायरेक्ट देखेंगे, इसको बॉक्स में डालना, इंप्लाइज का साइन मत लगाना, ठीक है। यहां आप क्या देखेंगे, दिस विल कन्वर्ट एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन बुक का उस पेज पर लिखा हुआ है जब तक आपने आइडेंटिटीज नहीं पढ़ी थी, है ना। तो वो तो चाहता है आप बेसिक से करें, पर जब आप पेपर में होंगे तब तक तो आप आइडेंटिटीज पढ़ चुके हैं। समझ रहे हो लॉजिक क्या कह रहा हूं, कि क्वेश्चन बुक के जिस पेज पे लिखा है वहां पर आपने आइडेंटिटीज नहीं पढ़ी है, तो आप इसको उसी तरीके से सॉल्व करते जैसा मैंने कर रहा है। बट अब जब ये पेपर में आया तो हो सकता है ना आप इसका थोड़ा दिमाग चला लें। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, विच मीन्स कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और कॉट थीटा की वैल्यू आपको पता है, तो डायरेक्ट भी आप इसको कर सकते हो। यदि यहां से जाओगे तो 7/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, आंसर विल बी 49/64। और यदि आप बेसिक से जाते हो, यदि किसी बच्चे को लगता नहीं सर मैं तो बेसिक से जाऊंगा, तो बेसिक से चले जाओ। अब आपके पास बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस है, आप साइन थीटा के वैल्यू निकालो, कैलकुलेशन कर दो। टाइम कंज्यूमिंग है, अदरवाइज आप कर सकते हो, कहीं से भी दिक्कत की बात नहीं है। ये काम मैंने उन्हीं बच्चों के लिए करा है जिनको टाइम कंज्यूमिंग में ऐसा है कि नहीं सर हम तो बेसिक से जाएंगे, तो आप बेसिक से भी जा सकते हैं। सवाल होगा मार्क्स पूरे मिलेंगे, सवाल होगा मार्क्स पूरे मिलेंगे। बस यहां पर एक गलती मत करना, ये करने के बाद बच्चा ये करते हुए ये लिखना ही भूल जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। मतलब आप आइडेंटिटी मेंशन ही नहीं कर रहोगे। यदि आपने आइडेंटिटी मेंशन नहीं करी तो फिर वो आपको मूर्ख समझेगा, आधा नंबर काटने का उसको फिर अधिकार मिल जाएगा। और हम वो सिखाते हैं जहां से आपका आधा क्या 1/4 नंबर भी ना कटे। तो हर वो चीज ध्यान रखो, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं, आप इस फॉर्मूले का यूज करते हुए सवाल कर सकते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या कह रहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14। अब ये थोड़ा सा दिमागदार क्वेश्चन है सिंपल सा, बट क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का क्वाड्रेंट का पेरीमीटर निकालो। तो पेरीमीटर होता है वो चारों बाउंड्रीज या तीनों बाउंड्रीज या होल बाउंड्रीज जहां सर किसी को एक पॉइंट से स्टार्ट करके वहीं आना पड़े, ये पैरामीटर होता है। अब इस सर्कल में जो रेडियस है क्वाड्रेंट की वो है 14, तो रेडियस तो 14 है और हमारे पास 3 हिस्से हैं। पैरामीटर का जो फॉर्मूला होता है ना, इसका पैरामीटर आएगा सम ऑफ ऑल 3 साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स, 3 साइड्स में मत लिखा, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब इसकी सम करने जाओगे तो एक रेडियस प्लस अनदर रेडियस प्लस
थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, है ना, यही होगा ना, क्योंकि ये निकलेगा, आपको याद होना चाहिए लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं, तो रेडियस प्लस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, आर्क ऑफ लेंथ ऑफ आर्क निकाल देंगे। अब रेडियस की वैल्यू डाल दो, 14 प्लस थीटा कितना है 90, बताने की जरूरत है नहीं क्योंकि क्वाड्रेंट का एंगल कितना होता है, अच्छा पाई, अच्छा 22/7 इसलिए डाल रहे हैं हम क्योंकि यहाँ पर 7 का मल्टीपल है, ठीक है, कैंसिल आउट कर दो जो जो हो जाए, जैसे ये इससे डायरेक्ट होगा 4 टाइम्स, ये 2 और 22 मिला के 4 हटा देगा, 7 से 14 2 टाइम्स कट जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 28 प्लस 22 विच इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। अच्छा, कोई पैरामीटर के इस फॉर्मूले को लगाते टाइम मूर्खता करके सेंटीमीटर स्क्वायर मत कर देना, क्योंकि ये एक लेंथ के बारे में पूछा गया है, एरिया के बारे में नहीं, तो बेसिक याद रखना, नहीं तो आधा नंबर फिर कटवा दोगे। बहुत कॉमन चीजें हैं, बहुत बारीक शार्प, ये याद नहीं रखोगे तो नंबर कटेंगे। चलो इतना हो गया, ओके। फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 24 एंड 7 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है, एक ऐसा सर्कल है जिसका एरिया इन दोनों सर्कल को मिला के बना गया है बेसिकली, और उसका डायमीटर बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को यदि कोई और वाला ट्राई कर रहा हो तो क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पाई आर, अब इस आर को कैपिटल बनाना, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई आर 1 स्क्वायर प्लस पाई आर 2 स्क्वायर, यस और नो? क्या कह रहा है कि दोनों देख लो वापस से, find the diameter of a circle whose area is equal to sum of the areas of two circles, तो according to question ही तो कर रहे हैं हम, 80Q यही तो बोला गया है, where, अब चुपचाप से यहाँ लिख दो where R1 is equals to 7 या 24 कुछ भी लिख दो सेंटीमीटर एंड R2 is 7 सेंटीमीटर, ये रेडियस है 24 और 7 पुट कर दो, खत्म। तो कैपिटल पाई कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई इंटू 24 स्क्वायर प्लस पाई 7 स्क्वायर, ठीक है, सिंप्लीफाई कर दो, पाई कॉमन लेते ही अंदर 576 प्लस 49 स्क्वायर भी कर दिया आपने सिंपल, इधर पाई कैपिटल आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 625 विच मींस आर की वैल्यू हो गई आपकी प्लस का 25, कुछ बच्चे प्लस माइनस दोनों लिख के हटा सकते हैं, ठीक है। अब यूनिट देखो, मैंने खुद ने भी लिखना भूल गया, 25 सेंटीमीटर, मतलब 7 सेंटीमीटर का एक सर्कल का एरिया जोड़ोगे तो नए वाले में 24 वाले में तो सिर्फ रेडियस एक बड़ी दिखेगी, बट एरिया पूरा 7 के बराबर, मतलब पाई इंटू 7 स्क्वायर के बराबर ऐड हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना, छोटी छोटी बात है, ठीक है। यहां से हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, रेडियस हो गई हमारी 25, तो हमसे पूछा गया था डायामीटर, ये मत भूल जाना। अक्सर बच्चा एक गलती बहुत जल्दी करता है, वो क्या करता है, क्वेश्चन की लास्ट स्टेप पर क्या पूछा गया था ये पढ़ना भूल जाता है, या ये भूल जाता है दिमाग से सॉल्व करते करते एक्साइटमेंट में, क्या ये तो आता है फटाफट कर दो, और यहाँ 25 लाके छोड़ देगा, फिर वो आधा नंबर घटा देगा, क्योंकि उसने रेडियस नहीं पूछी है, उसने क्या पूछा आपसे, डायामीटर विच मींस डबल द रेडियस, तो ये करना जरूरी है, नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने आपको सेक्शन बी समझाया, अब मेरी बात सुनो छोटी छोटी, इसी में समझा देता हूं। एक्साइटमेंट में क्वेश्चन कभी भी गलत करने की जगह 2 मिनट और ले लो, हो सकता है आपका 4 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन छूट जाए, बट याद रखो यहां यदि आपने 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन में आधा आधा नंबर कटा दिया तो 17.5 नंबर कटा चुके हो, उन 4 नंबर के चलते आपने 17.5 नंबर कटा दिए, सही है तरीका? नहीं है, चलो 20 वैसे भी छोड़ देते हैं, तो 10 नंबर और हटा दो, तो भी लगभग कितने 7.5 मार्क्स, 4 नंबर के चलते आप इधर 7.5 मार्क्स कटा दोगे, तो इससे बढ़िया ना 4 नंबर का क्वेश्चन छोड़ दो। तो ध्यान रखो, छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ एक कॉमन कैलकुलेशन समझा रहा हूं कि कहां आप यदि ये सोचते हो कि मुझे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, उससे ज्यादा पहले हम ये देखते हैं कि जो हम अटेम्प्ट कर चुके हैं
जिसका आंसर हमें श्योर है, क्वेश्चन ने वही तो पूछा ना। तो ये ध्यान रखना कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। डायमीटर पूछा था, डायमीटर, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही। सेक्शन बी हमने कंप्लीट करा है बेसिक का। बहुत जल्दी मैं स्टैंडर्ड के भी लेकर आने वाला हूं। अभी हमारा इसका सेक्शन सी डी ई जितने भी पांचों सेक्शन है वो सारे हम करेंगे। धीरे धीरे मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि बच्चों पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। मैंने प्रॉमिस किया है आपको, बहुत जल्दी आपको उसकी वीडियो अलग से दिखा दूंगा जिसमें आपको समझाऊंगा कि मैथ्स का पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। तो ठीक है, तब तक बने रहिए ईडी एकेडमी के साथ ताकि पढ़ते रहिए हमारे साथ। थैंक यू।